नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और 7 से 8 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, साइंस एंड टेक में ओवरऑल चंद्रयान से रिलेटेड एक आर्टिकल है, बट चंद्रयान 3 से रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर है, रोवर है, विक्रम, प्रज्ञान, ये मैंने पहले भी बताया है। इंडिविजुअल एडिटोरियल की वीडियोस में भी बताया है, शॉर्ट्स में भी बताया है, मेंटरशिप कोर्स में बता रखा है। और 14 जुलाई को जब अभी ये लॉन्च होगा उस और भी आर्टिकल्स आएंगे, तो आज के साइंस एंड टेक में कुछ बहुत ज्यादा अलग या खास नहीं है, इसलिए उसको मैंने स्किप किया है अभी के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एडिटोरियल 3 और बाकी करंट अफेयर्स, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप से आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो मेरी वेबसाइट है www.harshitdwedi.com, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करते हैं। एडिटोरियल में जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन वॉशिंग को लेके। इंडिया के अंदर ग्रीन वॉशिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है। ग्रीन वॉशिंग समझते हैं ना? ग्रीन वॉशिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवरऑल एक कंपनी या फिर कह लीजिए एक सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस बीच में कुछ इन्वायरमेंटल प्रो स्टेप्स लेके अपने पाप धुलने की कोशिश करती है। इसको आप कहते हो कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग। मतलब आप एक्चुअली में जो भी डिसीजन ले रहे हो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन डिसीजंस के बीच में कुछ प्रो एनवायरनमेंट डिसीजन लेके आप अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करते हो। अब इंडिया में ये इल्जाम लगाया जा रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को लेके। ऐसा ये ऑथर बोल रहा है। मतलब ऑथर का क्या कहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 ने 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू ये दिखाया कि हाँ भाई वो प्रो एनवायरमेंटल स्टेप ले रहे हैं, जबकि उनका स्टेप एंटी एनवायरमेंट है। ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के पास भी गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। ओके, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। जो बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बीच का जो सामंजस्य है वो यहाँ पे थोड़ा टूटता सा नजर आ रहा है। सरकार ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है। ओके, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ग्रेटर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड और इकोसिस्टम को उसुर्ब किया जा सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू सरकार को ताकत मिलती थी कि ग्रेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट को और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस एक्सप्लॉयटेशन की कॉस्ट इंपोज की जा सकती थी प्राइवेट प्लेयर पे। वो कॉस्ट इंपोज करने का जो मैकेनिज्म है वो कमजोर पड़ जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इस अमेंडमेंट के बाद कमजोर पड़ जाएगा। यहां पे एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की भी बात हो रही है। इस जजमेंट के बारे में मैंने पहले जो मेंटरशिप कोर्स में पढ़ाया था तब भी बताया था, कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में भी बताया था। एक जजमेंट है टी.एन. गोदावर्मन थिरुमल पाड़ केस 1996। भैया इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। ओके भाई, तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो स्कोप है उस स्कोप को इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया था, ब्रॉडन किया गया था। और यह बोला गया था कि जो फॉरेस्ट नोटिफाई हो रखे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, या फिर आप कह लो राज्य की सरकारों के द्वारा, उन नोटिफाइड फॉरेस्ट के अलावा जो बाकी फॉरेस्ट हैं जिनको नोटिस नहीं कहा, मतलब नोटिफाई नहीं किया जा रहा है या फिर डीम्ड फॉरेस्ट बोला जा रहा है, उनको भी फॉरेस्ट एक्ट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो 1996 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ब्रॉडन किस हिसाब से था कि भैया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की जो प्रोटेक्शन है वो केवल नोटिफाइड फॉरेस्ट इलाकों को नहीं मिलेगा। वो फॉरेस्ट इलाके जो कि डीम्ड है या राज्य की सरकार उनको नोटिफाई कर सकती है, जहां पे एप्रोप्रिएट अमाउंट में पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। अब देखिए, इंडिया के अंदर लगातार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट कवर इंडिया का लंबे समय से स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। इंक्रीमेंटल तौर पर जरूर बढ़ रहा है, कोई एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिल नहीं रहा है। ट्री कवर में जो भी इंक्रीज देखने को मिला है ऑर्चर्ड्स में, प्लांटेशन में, विलेज होमस्टेड्स वगैरह में देखने को मिला है। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया का 24% इलाका फॉरेस्ट और ट्री कवर में आता है। और इस फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाने के लिए एक्चुअली में जो प्राइमरी फॉरेस्ट हैं, जो बड़े घने फॉरेस्ट हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। हम कहीं पे पेड़ पौधे लगा देते हैं, एक्स्ट्रा प्लांटेशंस लगा देते हैं, उसको भी हम लोग फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप देखो तो इंडिया का टारगेट ये है कि 24% जो हमारा लैंड इलाका फॉरेस्ट के अंदर आता है उसको 33% तक लेके जाएंगे 2030 तक, और एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन तक का। ये भारत सरकार का टारगेट, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी जो नया कंजर्वेशन 2023 का बिल आ रहा है ये क्या करेगा कि भाई प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री और ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज को बढ़ाएगा।
तो प्राइवेट प्लेयर्स ओवरऑल बड़े स्केल पे प्लांटेशन फॉरेस्ट वगैरह लगाने वाला काम कर सकते हैं और उसको उससे इंसेंटिव्स मिलेंगे। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि 2023 में ये जो नए प्राइवेट लेवल पे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को जो सेटअप हमारे प्राइमरी सेकेंडरी फॉरेस्ट हैं उनको उखाड़ने का मौका दे देगा और उसके बदले में कहीं पे भी पेड़ पौधे लगा के ये लोग अपनी गंदी एक्टिविटीज को कंपनसेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के उनको उखाड़ फेंका जाएगा और मेनलैंड इंडिया में कुछ पेड़ लगा दिए जाएंगे। वो मेनलैंड इंडिया में लगी हुई प्लांट सैपलिंग्स भैया अंडमान एंड निकोबार के एवरग्रीन फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। उसी प्रकार से नए अमेंडमेंट्स के चलते कोई प्राइवेट प्लेयर पुराने और वेल सेटल्ड एवरग्रीन या फिर कह लो डेसिडुअस फॉरेस्ट को काट देता है और उसके बजाय नई प्लांट सैपलिंग्स लगा देता है तो इसको आप कंपनसेशन नहीं बोल सकते। 2019 से लेकर 2021 में इंडिया ने 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर लगाया है, जिसमें से 1509 स्क्वायर किलोमीटर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर था। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप घने वेल सेटल्ड हजारों साल से बने हुए फॉरेस्ट को उखाड़ फेंक रहे हो और उसकी वजह कुछ प्लांट सैपलिंग्स लगा के एफॉरेस्टेशन बोल रहे हो। इस एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है इस नए अमेंडमेंट एक्ट से। प्लस ये जो नए अमेंडमेंट्स हैं वो राज्य की सरकार की ताकत छीन लेंगे ओवरऑल किसी भी पर्टिकुलर लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करने का। फिर इन अमेंडमेंट्स में ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर तक अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए सेंट्रल अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। अब केंद्र की सरकार का बोलना है कि ये स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पर्पसेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिए जाएंगे, वो देश की सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। बट जो यहाँ पे क्रिटिक्स है, एनवायरमेंटल क्रिटिक्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इस प्रकार के लेजिस्लेशंस को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए वगैरह वगैरह। तो कार्बन क्रेडिट के मैकेनिज्म को बूस्ट करना, साथ साथ ये 2023 के अमेंडमेंट्स जो हमारे वेल सेटल्ड फॉरेस्ट है उनको स्टेबल कर देगा, डिग्रेड कर देगा और उसके बजाय फर्जी छोटी मोटी प्लांट सैपलिंग्स लगा के अलग अलग कंपनीज के ओवरऑल एफॉरेस्टेशन टारगेट्स को पूरा कर देगा। इससे ओवरऑल इंडिया के फॉरेस्ट कवर को और इंडिया के इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचेगा। यहां थोड़ा मैं गैप लेता हूं दोस्तों। यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अगर आप इस ओवरऑल मेंटरशिप प्रोग्राम पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि रेगुलरली इस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। वीडियोस को सेग्रीगेट भी किया गया है जीएस पेपर वाइज, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की अलग है। ओके, एथिक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एथिक्स का एक डेडिकेटेड फोल्डर अभी यहाँ पे, वैसे तो जीएस पेपर 4 है, इसमें बहुत सारे डेडिकेटेड थीम्स जोड़ी जाएंगी। जैसे पहली थीम्स की जो पीडीएफ है वैल्यूज वो तैयार हो चुकी है और उसको मैं शाम तक अपलोड करके आपके लिए डालूंगा। आपको उसमें काफी कुछ यूजफुल जानने को मिलेगा। उसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट्स हैं, उन फ्लो चार्ट्स को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन छोटे नोट्स बनाने के लिए आप जीएस पेपर 4 का एक रजिस्टर बना सकते हो। तो कई सारे फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करूंगा, कई सारे रियल टाइम एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा। उन एग्जांपल्स को आप अपने आंसर्स में कोट करके रिटन एग्जाम्स में ठीक ठाक नंबर पा सकते हो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। प्लस इसी पर्टिकुलर ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स में कल की बेसिस पे भी कुछ वीडियोस अपलोड हुई, जैसे रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को लेके वीडियो अपलोड हुई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स का क्या इंपैक्ट रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, इसको लेके वीडियो अपलोड हुई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके वीडियो अपलोड हुई है। तो आप चाहें तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेयर कर सकते हैं अपनी तैयारी को एक और प्रोफेशनल लुक देने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिशियंस क्लीनर पॉलिटिक्स। भैया यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री साहब प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के और फाउंडर चेयरमैन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के। ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको लेके बातचीत कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डाटा दे रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि भैया अगर आप इंडिया के सारे 4001 सिटिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डाटा खंगाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन के ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ओके, इंडिया अगर डेवलप करना चाहता है, इंडिया अगर एक सच में डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस लेके आगे चल रहा है, एक रिस्पेक्टेड इकोनॉमिक और कल्चरल पावर है, तो इसकी पॉलिटिक्स की गंदगी और सफाई बहुत मैटर करती है। अब अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के हिसाब से जो भी ओवरऑल कैंडिडेट इलेक्शन में अपना एफिडेविट फाइल करता है उसके साथ साथ वो भी बताता है कि उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब इंडिया के अंदर जो 4001 सिटिंग एमएलएज हैं उसमें 1777 के ऊपर या फिर कह लीजिए 44% के ऊपर एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। जो करंट लोकसभा है उसमें
43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 2004 में अगर आप देखो तो 22% के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और अब वो डबल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, ये ट्रिवियल वंस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज या फिर रूलिंग पार्टी अपोजिशन के एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस इनिशिएट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा देश ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चलता है, ठीक है ना। तो भाई गलत प्रकार से अगर पॉलिटिकल पार्टीज लॉ एंड ऑर्डर को इस्तेमाल कर लेती हैं तो ये भी अपने आप एक क्वेश्चन की बात है। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री साहब ने रखे हैं। जब भी ओवरऑल एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, ड्यू प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, फिर भाई चार्जशीट फाइल होती है, प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है और फाइनली कन्विक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को। अब 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन है तो भैया आप जेल में जाओगे और 6 साल के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। बट ओवरऑल एक क्रिमिनल केस को रजिस्टर करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफी लंबा होता है और इतने लंबे प्रोसीजर के बाद भी अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंसे हुए हो तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। साथ साथ दोस्तों जो अभी के सिटिंग एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ओवरऑल ये पता चला है कि ज्यादातर के ऊपर क्रिमिनल केसेस तब इनिशिएट हुआ जब वो इलेक्टेड थे, जब वो रूलिंग पार्टी के बिहाफ पे इलेक्ट होके सरकार में आए थे। तो ये बोल देना कि हाँ भाई आपकी सरकार है और अपोजिशन पार्टी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस इनिशिएट करवा पा रही है, ये अपने आप में मुश्किल बात है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो अपोजिशन को टारगेट कर पाती है, बट अपोजिशन पार्टी के हाथ में जब सरकार सत्ता नहीं होती तो पुलिस उसकी ज्यादा सुनती नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ओवरऑल रूलिंग पार्टी के ऊपर कोई केस वगैरह चला पाए, इस बात के चांसेस थोड़े मुश्किल होते हैं। तो बेसिकली यहां पे एक इंटरनल फ्लॉ की बात कर रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री साहब और ये बोल रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सीरियस क्रिमिनल केसेस में डिग करके देखा जाए तो वो केसेस जिसमें ओवरऑल कन्विक्शन वुड लीड टू अ जेल सेंटेंस ऑफ 5 years ऑफ मोर, दे आर 1136 और 28% ऑफ सच एमएलएस टुडे। मतलब ओवरऑल वो एमएलएस जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं, अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, कन्विक्ट मतलब कोर्ट में खड़े होके मिलॉर्ड करके जज साहब बोल देते हैं कि भैया तुम्हारा क्राइम प्रूव होता है, तो वो 5 साल से ज्यादा के लिए जेल के अंदर जाएंगे। ऐसे केसेस हैं 28%, 1136 एमएलएस के ऊपर ऐसे केसेस हैं, 47 एमएलएस के ऊपर मर्डर केसेस हैं, 181 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस है, 114 के ऊपर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के केसेस हैं, 14 के अगेंस्ट रेप केसेस हैं। और इन केसेस का ज्यादा कंसंट्रेशन है स्टेट्स लाइक दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। और हर पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कितना भी अपने आप को ऑनेस्ट बताए, कि उसके ओवरऑल एमएलएज या एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस ना हो। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसके हैं, तो भैया भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल सरकार में चल रही है। तो जितने ज्यादा एमएलएस, ऑब्वियसली बात है उस पार्टी का जो प्रोपोर्शन होगा क्रिमिनलाइजेशन का वो भी उतना ज्यादा। जैसे 479 एमएलएस ऑफ बीजेपी दे हैव क्रिमिनल केसेस और 337 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 334 एमएलएस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, 194 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो कल की डेट में अगर कांग्रेस की लहर आ जाती है और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनती है, तो ऑब्वियसली बात है जो कांग्रेस पार्टी के एमएलएस होंगे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, इनके ऊपर कंपैरेटिवली कम दिख रहे हैं क्रिमिनल केसेस। बट ओवरऑल इन पार्टीज के भी अगर आप एमएलएस के क्रिमिनल केसेस देखोगे तो 42 से 76% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस, जिसमें से 32 to 43% क्रिमिनल केसेस सीरियस वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो बीजेपी के 116 एमपीज के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 29, डीएमके के 10, तृणमूल कांग्रेस के 9 और जेडीयू के 13, ठीक है। सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात की जाए तो बीजेपी के 87 एमपीज के ऊपर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 के ऊपर, डीएमके के 6, तृणमूल कांग्रेस के 4 और जनता दल यूनाइटेड के 8, ठीक है। इनफैक्ट 2019 में जो 56 मिनिस्टर्स चुने गए सेंट्रल लेवल पे, उसमें से 22 मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, ओके। और टोटल 61 केसेस इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं।
खास बात यहां पे ये है कि जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका इलेक्शन जीतने का चांस 15% बढ़ जाता है। ओके, और केवल 4.7% चांस है उन लोगों का इलेक्शन जीतने का ओवरऑल जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, वुमेन एमएलएस की बात की जाए तो केवल 9% ऑफ द इलेक्टेड एमएलएस आर वुमेन एमएलएस। ओके, खास बात यहां पे दोस्तों ये कि ज्यादातर एमएलएस कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, 66% ज्यादा एमएलएस कॉलेज ग्रेजुएट हैं, उससे ज्यादा ओवरऑल थोड़े कम है, मतलब कम पढ़े लिखे। एवरेज एसेट्स जो है एमएलए के इंडिया में वो है 13.63 करोड़, लेकिन ओवरऑल वो एमएलए जिसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है उसका एवरेज एसेट है 16.36 करोड़। और इंडिया के अंदर अगर इलेक्शन जीतना है तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, ये एक ओपन सीक्रेट है। ठीक है ना भाई, अगर आप देखो तो 30% से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं जो कि जीत रहे हैं यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके एसेट्स 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है ना, और केवल 8% ही ऐसे एमएलए जीत पाते हैं जिनके एसेट्स 8-2 करोड़ से कम है। मतलब एक बात तो तय है कि यहां पे क्लियर लिंक देखने को मिल रहा है पैसे के बीच में और इलेक्शन जीतने के बीच में। ओवरऑल जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कंपैरेटिवली उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडिया में अगर आम जनता देखो तो भाई 75% इंडियन सिटीजन्स तो 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं साल में, और यहां पे पॉलिटिशियंस के पास 13 करोड़ 16 करोड़ के एसेट्स हैं ऑन एन एवरेज। और ज्यादातर पॉलिटिशियंस यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनके पास भैया 5 करोड़ से ज्यादा एसेट्स हैं। ओवरऑल आप अनडिक्लेयर्ड एसेट्स मिला के देखोगे तो 13 से 16 करोड़ का तो क्वांटम यहां पे पहुंच ही जाता है। समझ के बात को। और ऑब्वियसली बात है पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना इलेक्शन जीतने में, आप बिना पैसे के इलेक्शन जीत ही नहीं पाओगे। अरे भैया इलेक्शन में क्लोथ बांटने हैं, मोबाइल, कुकिंग इक्विपमेंट, कैश, शराब, ये सब बांटना है, ये सब बांटोगे पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना है ना भाई। ओवरऑल टिकट, कई बार तो ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने में करोड़ों देने पड़ते हैं, उसके बाद टिकट लेने के बाद इलेक्शन लड़ने में करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी इलेक्शन जीतोगे कि नहीं जीतोगे पता नहीं। स्पेंडिंग लिमिट एमएलए के इलेक्शन के लिए है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 लाख, एमपीज के लिए है 17 लाख। ठीक है ना, इसको बढ़ा के 90 लाख कर दिया गया था 2022 में। बड़े आराम से 4 से 5 करोड़ रुपए चाहे एमएलए हो एमपी हो इलेक्शन के समय पे खर्च हो जाता है। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ पब्लिक मनी स्पेंड की जाती है। ठीक है ना, लोगों को फ्रीबीज प्रॉमिस की जाते हैं, भैया फ्री का पानी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ट्रेवल देंगे, फूड देंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल यहाँ पे जिस प्रकार का सामंजस्य बना हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, ओवरऑल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमएलएस और एमपीज हैं या फिर कह लीजिए इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं, वही इलेक्शन जीत पाते हैं। विदाउट क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ऑटोमेटिकली एक डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं। हमें इस पर्टिकुलर चीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। इलेक्टोरल लॉस को जो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सेट लिमिट है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको वॉयलेट किया जा रहा है, ये सब हमें इंस्टीट्यूशनल तरीके से रोकने की जरूरत है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाइए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन वुमेन लाइफ। ये देखिए रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई को। अब इस पर्टिकुलर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे इंडिया की डेमोग्राफिक जर्नी की बात हो रही है, इंडिया के सिटीजन्स की लाइफ की बात हो रही, खासकर वुमेन की। वुमेन की लाइफ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। देखिए पहले कुछ जनरल स्टैटिस्टिक्स दिए गए। ऑथर हैं सोनालदे देसाई जी, प्रोफेसर हैं और सेंटर डायरेक्टर हैं नेशनल डाटा इनोवेशन सेंटर पे एट द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएस में। तो मतलब काफी पढ़ी लिखी लेडी है। अब इनका ये कहना है इंडिया की आबादी थी 34 करोड़ आजादी के समय पे, जो कि आज की डेट में हो चुकी है 140 करोड़। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं गिफ्टेड है इस समय पे इंडिया। कैसे? तो भैया पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई है, स्टारवेशन कम हुआ है, मेडिकल मिराकल्स आए हैं, तो जो लोग बीमार है उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। 1941 में जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 56 ईयर्स थी, केवल 50% ही बॉयज 28 साल की उम्र तक जिंदा रहते थे। आज की डेट में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स पे पहुंच चुकी है। नियरली 50% आदमी 75 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। मॉर्टेलिटी कम हो गई। तो पहले माँ बाप क्या होता था, 4 बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ बच्चे तो मर जाएंगे, तो ज्यादा बच्चे पैदा करो तो कम से कम 2 तो बचे। आज की डेट में माँ बाप को ये टेंशन नहीं रह गई। माँ बाप को पता है कि लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो ही 2 ही बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो उसके चलते वुमेन के जो आप कह लो फिजिकल पैरामीटर्स और हेल्थ पैरामीटर्स है वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी यहाँ पे कम हो रहा है। तो पहले ओवरऑल जब 4 बच्चे पैदा होते थे, ठीक है ना, तो अब देखिए इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फैमिलीज में एक 22 है क्या लड़का पैदा हो। अब जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, ये 22 खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लड़का हो चाहे लड़की पैदा हो, लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि जो हमारा रिग्रेसिव सोशल फैब्रिक है
उसमें प्रेफरेंस दी जाती है एक लड़के के पैदा होने पे। तो पहले क्या होता था कि जब 4 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें एक ना एक लड़का हो ही जाता था। बच्चा ना पैदा होने के मतलब लड़का ना पैदा होने के चांसेस केवल 6% रहते थे 4 बच्चों में। लेकिन अब जब सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए जाते हैं तो उसमें लड़का ना पैदा होने के चांसेस होते हैं 25%। ठीक है ना भाई। तो सोशल नॉर्म्स और पैट्रिलोकल किनशिप, अगर आप 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हो और आपके पास 2 ही बच्चों का खर्चा चलाने का पैसा है तो आप सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करोगे, लड़कियों को गर्भपात करके गिरवा दोगे उनका बच्चा अगर लड़की पैदा होने वाली है। तो इन सब चीजों के चलते ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस आया। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को डिस्करेज किया गया और अगर बेटी पैदा हो जाती है, अगर वो सिख है तो उसकी सेहत पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आप पर 100 बॉयज देखो 5 साल से कम की उम्र की, तो वो निकल के आती है 96 to 91। 96 थी 1950 में, 91 है 2019 में। मतलब फर्टिलिटी डिक्लाइन हुआ है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गर्ल चाइल्ड के ऊपर लोगों का ध्यान कम गया है। प्लस ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर वुमेन के डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को, सोशल इंडिकेटर्स को सिस्टमैटिकली इग्नोर किया जाता है। ये हम कैसे कह सकते हैं तो समझिए। ओवरऑल 1940s में जो वुमेन पैदा होती थी, ऐसा बोला जाता था कि भाई ओवरऑल उसका जो कह लीजिए पहला बच्चा होगा ना वो 20 साल की उम्र पे हो जाएगा। और अब ये एवरेज एज इंडिया के अंदर बैठ रही है 22 साल। तो देखिए एक लड़की से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ठीक ठाक पढ़ेगी, पढ़ने के बाद ट्रेनिंग करके नौकरी पकड़ेगी, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, और जब एक वुमन पढ़ेगी लिखेगी पैसा कमाएगी तो वो पैसा अपने ही घर में लेके आएगी, अपने ही घर वालों पे खर्च करेगी, अपने हस्बैंड पे, मम्मी पापा पे, ओवरऑल बच्चों पे। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक सोशली प्रोग्रेसिव माहौल में कि एक लेडी को पढ़ाया जाए, एक लड़की को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। पढ़ाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से नौकरी करने दी जाए, उसका जो खुद का ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको इंश्योर किया जाए। लेकिन ये इंडिया के अंदर नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इंडिया पीछे छूट जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया को अंडर 5 बच्चों की केयर में लगा दिया जाता है, पैलेटिव केयर में लगा दिया जाता है, एल्डर लोगों की जेरियाट्रिक सर्विसेज में लगा दिया जाता है। तो ये सब चीजें बदलने की जरूरत है। हाँ, एक चीज अच्छी जरूर हुई है कि फर्टिलिटी रेट गिरने के चलते जो मदरहुड की प्रेवलेंस है वो बढ़ी है। पहले क्या है, 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो एक मदर को टाइम नहीं मिल पाता था अपने बच्चों पे ध्यान देने का। लेकिन अब वो चीज बदल रही, क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो एक मदर के पास ज्यादा टाइम रहता है बच्चों पे ध्यान देने के लिए, ठीक है। लेकिन एक यहां पे रिग्रेसिव पैरामीटर ये है कि जब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये वुमेन का बढ़ना चाहिए था, ये भाई नहीं बढ़ पा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो ओवरऑल कम फर्टिलिटी के साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ना चाहिए था, वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है नौकरी वगैरह में वो बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ रहा है। उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है मतलब ओवरऑल 65 साल से ज्यादा की जो लेडीज हैं वो ओवरऑल उनकी जो आबादी में प्रोपोर्शन है वो है 11% 2022 में। 1950 में जितनी ओवरऑल देश की आबादी थी, 65 साल या उससे ज्यादा की औरतें थी उसमें 5%, और 2022 में नंबर आ चुका है 11%। तो जो बूढ़ी औरतें हैं उनका जो प्रोपोर्शन है ओवरऑल आबादी में वो बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जब आदमी औरत की शादी होती है तो अमूमन ये चीज देखा गया है कि आदमी की एज औरत से ज्यादा होती है, तो आदमी जल्दी बूढ़ा होगा। अगर लड़की की एज 20 है तो जिस आदमी से उसकी शादी हो रही होगी वो 24-25 सालों से 4-5 साल बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बूढ़े होंगे 60, 70, 80 की उम्र के उसमें पड़ेंगे, आदमी पहले मरेगा, औरत बाद में रहेगी। तो द वुमेन इज गोइंग टू आउटलिव हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, ठीक है। 2011 का सेंसस ये दिखाता है कि 65 साल से ज्यादा के 18% मेन विडोड है और लगभग 55% वुमेन विडोड है, ठीक है। तो वुमेन जो कि 18 मतलब आप कह लो 65 साल से ज्यादा की हैं, उनका जो विडोड होने का रेट है वो ज्यादा है, क्योंकि 65 साल की अगर वुमेन है तो उससे 4-5 साल बड़ा उसका हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड पहले मर जाएगा। तो ऐसे केस में वो वुमेन फाइनेंशियली वल्नरेबल फील कर सकती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जा चुका है। तो हो सकता है कि वो वुमेन अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाए। बच्चों पे डिपेंडेंट होने की बात आएगी तो एक वुमेन को लगेगा कि यार लड़की के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहेगा, हम तो लड़कों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो फिर वो एक सन की उम्मीद करने लगते हैं, जबकि आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है कि लड़का इतना लायक निकलेगा कि वो अपनी माँ का ध्यान रखेगा। आज की डेट में बेटियां बहुत सी ऐसी लायक निकलती हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, बहुत सारे केसेस में बेटियां भी गड़बड़ निकल जाती हैं। अब उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ऑथर यहां पे यही बोलना चाह रहा है कि भाई आप सन की प्रेफरेंस इस बेसिस पे मत करो कि हाँ भाई वुमेन 65 साल के बाद अकेले रहेगी, उसका आदमी नहीं रहेगा तो सन के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इन सब चीजों के लिए पैट्रियार्चल नॉर्म्स को हटाना जरूरी है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और एसेट्स देना जरूरी है वुमेन को अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, ताकि जब वो बुढ़ापे पे पहुंचे वो किसी चीज के ऊपर, वो किसी भी इंडिविजुअल अपने बेटे या बेटी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। बहुत सारे अलग तरीके बता रहे जा रहे हैं, जैसे कि नरेगा, सोशल एम्पावरमेंट, इंश्योरेंस, जिसके थ्रू ओवरऑल वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, उनकी डिपेंडेंस को अपने मेल चाइल्ड पे कम किया जा सकता है, ताकि ओवरऑल मेल चाइल्ड की जो प्रेफरेंस है उसको हम डिस्करेज कर सकें, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं, आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा साहब, भैया इनके टेन्योर को 4 महीने पहले ही खत्म करने की बात कर रहा है यहां पे कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब से बोला है कि जो आपका तीसरा एक्सटेंशन है, जो कि नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है, आप उससे 4 महीने पहले ही रिटायर कर जाओ, 31 जुलाई तक। अभी देखिए जुलाई की शुरुआत है, तो मतलब 20-25 दिन दिए हैं ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी साहब को और सरकार को कि भैया नया ईडी आप चुन लो। ओवरऑल अब ये पुराने ईडी को 3 एक्सटेंशंस मिल चुके हैं, इतने एक्सटेंशंस तो ठीक नहीं है। तो संजय कुमार मिश्रा साहब को तो साफ साफ बोल दिया कि तुम निकलो, ठीक है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार ने जो स्टेप्स बनाए थे, जो अमेंडमेंट्स किए थे, जिसके चलते सरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर को और ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर्स को स्ट्रेच कर सकती है, वो अमेंडमेंट्स अभी भी वैलिड रखे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ का जो फिक्स्ड टेन्योर है वो 2 साल का है। इस 2 साल के टेन्योर को एक्सटेंड करने की ताकत सरकार ने अपने पास ली थी 2021 में, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया गया था। तो इन अमेंडमेंट्स के थ्रू सरकार के पास ताकत आ गई थी कि भैया सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट लिमिट है उसको 2 साल के आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये तब हुआ था जब सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि मिस्टर संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन मत दीजिए। कई बार अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग पार्टी पर ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि ईडी का गलत प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, और संजय कुमार मिश्रा जी के ऊपर भी उंगलियां उठ जाती हैं। 2021 में भी उंगली उठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एक्सटेंशन मत दो, सरकार ने नियम कानून चेंज किए और 2 एक्सटेंशन दिए गए हैं संजय कुमार मिश्रा को। 2021 में एक एक्सटेंशन दिया गया, 2022 में एक्सटेंशन दिया गया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी है जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस BR गवई साहब। उन्होंने बोला कि ये जो बैक टू बैक एक्सटेंशन थे 2021-22 के गलत है, संजय कुमार मिश्रा को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2021 में जो अमेंडमेंट किए गए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, इनको सही बोला है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई देखिए ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो चूंकि पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं 2021 के अमेंडमेंट, पार्लियामेंट में बैठे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, तो सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल उनके जजमेंट पे, उनके विजडम पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो जो अमेंडमेंट्स हैं यहां भाई 2 साल के बाद ओवरऑल ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ये अमेंडमेंट सच है, मतलब सही है। तो आगे के समय में कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 2 साल के बाद भी अगर सीबीआई और ईडी की कुर्सी पर बैठाना है, हेड की कुर्सी पर बैठाना है, डायरेक्टर की कुर्सी पे, तो केंद्र की सरकार ऐसा कर सकती है। उसके बाद अगर आप देखो तो एक 5 मेंबर पैनल जो कि कंपोज करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये रिकमेंड करता है ईडी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, और ईडी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का एक्सटेंशन भी ये भाई अप्रूव कर सकते हैं। सिंपल बात है, जो पर्टिकुलर कमिटी ईडी के डायरेक्टर को चुन रही है वही पर्टिकुलर कमिटी सारे आप कह लो सामंजस्य को चेक करने के बाद उस ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन देती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि संजय कुमार मिश्रा साहब का टेन्योर काफी लंबा हो गया है, तो इनको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया आपका हो गया काम, आप चलो। अब खास बात दोस्तों ये है, एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में अपॉइंट किया था एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन साहब। एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट को यह राय दी थी कि ये जो अमेंडमेंट्स है 2021 के, जिसके थ्रू केंद्र की सरकार को ताकत मिली है सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के टेन्योर को एक्सटेंड करने का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कमिटी यहां पे ईडी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करती है वही कमिटी उसके एक्सटेंशन को सैंक्शन कर रही है, तो उसको क्वेश्चन करना सही नहीं है। हालांकि इस एक्सटेंशन अगर इस मोड में दिया जाए कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करने के मोड में आ जाए तो उसको हटा दिया जाएगा, जैसे कि संजय कुमार मिश्रा को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुर्सी से हटा दिया। तो अब नए
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। फिर भैया 370 के ऊपर बहस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बस यही बताया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बहस पहुंची, अब ओवरऑल 370 को हटे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया तो केंद्र की सरकार ने बोला कि साहब 370 हटाने से देखिए पीस सिचुएशन कितनी अच्छी हो गई है, देखिए शांति का माहौल है कश्मीर वैली में, पहले तरखाटी मचा रहता था, बवाली मचा रहता था, अब हमने शांति स्थापित की है। तो ओवरऑल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने और बाकी जो बेंच बैठी है ओवरऑल 370 केस को सुनने के लिए, उसने साफ साफ बोला है कि ठीक है भाई, आपके स्टेप से शांति आई होगी कश्मीर में, लेकिन ये पर्टिकुलर सबमिशन उस स्टेप को जस्टिफाई नहीं करता। वो स्टेप सही था, गलत था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके ऊपर आपकी ये दलील काम नहीं देगी कि कश्मीर के अंदर शांति आ गई। तो हम लीगल बेसिस पे इस बात को चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई आर्टिकल 370 का हटना सही था या गलत था। लेट्स सी उसमें आगे क्या होता है। तो साफ साफ यही है, 20 पन्ने की जो एफिडेविट थी उसमें केंद्र की सरकार ने बोला था कि आर्टिकल 370 को हटाने से, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल प्रिविलेजेस को हटाने से लाइफ नॉर्मल हो गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पिछले 3 डेकेड से वहां पर टर्मोइल चल रहा है, टर्मोइल हमने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा था कि ये टर्मोइल खत्म हो गया है, इसके बेसिस पे इस केस की सुनवाई नहीं होगी। हम ये चेक करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था और उसके बेसिस पर हम डिसीजन देंगे। केंद्र की सरकार बोल रही है कि अब ये स्टेप फेट अकॉम्प्ली हो चुका है। फेट अकॉम्प्ली का मतलब समझते हो? मतलब एक ऐसी चीज जो कि अब लॉ में आ चुकी है और अब उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस है तो डेफिनेटली बदला जा सकता है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करता है। फिर भैया दिल्ली के अंदर यमुना का पानी एकदम से बढ़ गया, तो पानी का बहाव जो डेंजर मार्क था, जो लेवल था यमुना का, उसको क्रॉस कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यमुना में जो डेंजर मार्क है वो है 205.33 मीटर्स, इसको क्रॉस कर गया पानी का लेवल और कितना हो गया 206.83 मीटर्स। ये पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज बढ़ेगा, क्योंकि पानी और बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो 207 मीटर्स तक पहुंचने का अंदेशा था सुबह 3 बजे तक वेडनेसडे को। वेडनेसडे के सुबह के 3 तो बज चुके हैं, लेटेस्ट फिगर्स अभी के लिए क्या है पता नहीं। तो जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बोला है कि सरकार यमुना के किनारे रहने वाले 41,000 लोगों को रिलोकेट कर रही है। बहुत समय से सिटी के अंदर इस लेवल पे पानी आया नहीं। यमुना तो सूखी नदी बोला जाता था, पानी उसके अंदर होता ही नहीं था, अब एकदम से पानी यहां पे आ गया, ठीक है। लेकिन फ्लड्स आने के चांसेस देखिए कम है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इन फ्लड के, इस रिवर के फ्लड बैंक्स, बिल्कुल किनारे पे जो लोग रह रहे हैं वो जरूर यहां पे खतरे में, तो उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इनकन्वीनियंस ना हो जाए, इसलिए उनको यहां पे रिलोकेट करवाया जा रहा है। प्लस साथ साथ सरकार ने 100 न्यू मोबाइल पंप्स भी यहां पे लगा रखे हैं, सेटअप कर रखे हैं, सकर्स, रिसाइकलर मशीन्स लगा रखी हैं। ओवरऑल जो मलबा बह रहा है, देखिए पानी बह रहा है तो पानी के साथ साथ गंदगी भी बहेगी। अब ये पर्टिकुलर गंदगी लोगों की लाइफ को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए उसको समय समय पे साफ करवाना है। तो वाटर रिमूविंग पंप्स, ओवरऑल सकर्स, रिसाइकलर मशीन्स, ये सब यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी यहाँ पे शुरू हो गई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, ये यमुना के आसपास के इलाकों का इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस बीच में पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग शुरू हो गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके बीच में। आम आदमी पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हर जगह कैमरा लेके जा रहे हैं और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सरकार ही कर रही है जो कर रही है। वहीं पे यमुना बैंक के किनारे रहने वाले लोग एंशियसली इस पर्टिकुलर फिनोमिना को देख रहे हैं। खादर में हजारों की तादाद में जो सम डॉलर्स हैं, जो कि होमलेस हैं, क्योंकि इनकी शैंटीज, इनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो बह गई पानी के आने से, तो अब इनके पास रहने की जगह बची नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस बैंक के किनारे रह रहे थे उनके घरों के अंदर तक पानी घुस आया। तो एक्चुअली में सिचुएशन इस समय पे दिल्ली में थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली इसको जो बढ़ाने की वजह है वो है इरेटिक मानसून। और देखिए इस प्रकार की एक्टिविटीज आगे आने वाले समय में बढ़ेंगी। आगे आने वाले समय में ओवरऑल आपके फ्लड्स के इंस्टेंसेस, ठीक है ना, इस प्रकार की इरेटिक फ्लो ऑफ फ्लड वाटर के इंस्टेंसेस ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बढ़ेंगे। क्योंकि अब देखिए बारिश बहुत तेजी से हुई है और पानी की वैसे फ्रेश वाटर की कमी रहने वाली है, बट इरेटिक रेनफॉल के चलते हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस जगह पे किस समय पे कितना पानी बरसेगा। और जब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे तब तक हमारे फ्लड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस प्ले में आ नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं वल्नरेबल लोग, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियां बना के इसके किनारे रहते हैं वो खतरे में आ सकते हैं। फिर भाई अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका व्हाट इज द लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड पेप्सिको।
ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 5 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो पेप्सिको ने पेटेंट राइट्स को लेके अपील फाइल की है, ये अपील फर्जी है। यूनिक पोटैटो वैरायटी के ऊपर इनको राइट्स नहीं दिए जा सकते। देखिए ये जो ऑर्डर पास किया गया था वो पास किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी के द्वारा। इस पर्टिकुलर ऑर्डर ने 2021 में ये जो यूनिक पोटैटो की वैरायटी है FL 2027 नाम की, इसके ऊपर जो मोनोपोली है पेप्सी कंपनी की, उसको खत्म कर दी थी। समझिए, जो लेस चिप्स आते हैं पेप्सिको के, तो उसके अंदर एक खास किस्म का आलू इस्तेमाल होता है। उस आलू का नाम है FL 2027, FL 2027, ठीक है ना। इस FL 2027 जिसको आप चिपिंग पोटैटो बोलते हो, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके चलते ये चिप्स बनाने में बड़ा यूजफुल है। जैसे कि इसके एक्सटर्नल डिफेक्ट्स कम है, हाई ड्राई मैटर है, हाई सॉलिड कंटेंट है, स्टेबल शुगर्स हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के चलते इस पर्टिकुलर पोटैटो को यूजफुल माना जाता है और सूटेबल माना जाता है चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर पोटैटो है, इसकी वैरायटी को यूएस में डेवलप किया गया था रॉबर्ट डब्ल्यू हुप्स के द्वारा, जो कि एक प्लांट ब्रीडर है और फॉर्मर एम्प्लॉय थे फ्रीटो ले एग्रीकल्चरल रिसर्च के, जो कि पेप्सिको इंक की एक आप कह लो सब्सिडरी थी। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन FL 2027 के लिए पेप्सिको इंडिया को ग्रांट किया गया 1 फरवरी 2016 को। तो पेप्सिको का हेडक्वार्टर तो यूएस में, यूएस की इस कंपनी की जो इंडियन सब्सिडरी है, इसको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि भैया ठीक है, तुम FL 2027 पोटैटो को इंडिया में ग्रो करो, इंडिया में लेस बनाओ और बेचो। और इंडिया में लेस नाम का चिप्स चला भी बहुत है, लेकिन बीच में बहुत सारे लीगल एंगल्स उठ गए। बहुत सारे फार्मर्स इलीगल तरीके से, ऐसा बोलना था पेप्सिको का, इस पर्टिकुलर पोटैटो की खेती करने लगे। उन फार्मर्स के अगेंस्ट सूट इनिशिएट किया पेप्सिको ने, कई बार उस सीट को जीता, उन फार्मर्स को जेल कराने की नौबत आ गई। तो यहां पे पेप्सिको की जो लीगल स्टैंडिंग थी ना, वो कमजोर पड़ गई। और उसके बाद प्ले में आता है PPV एंड FR। PPV एंड FR मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2021। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर PPV FRA ने, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी ने पेप्सिको का ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था इस FL 2027 के पोटैटो का, इसको कैंसिल कर दिया और बोला कोई तुम्हारे पास यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। अब समझते हैं, जब इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया था पेप्सिको ने, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कौन से बेसिस पे हो सकता है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 34 अगर आप पहुंचते हो PPV एंड FR एक्ट का, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रकार के प्लांट के ब्रीडर को जो राइट दिया जाता है, उस प्लांट का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो कुछ ग्रांट बेसिस पे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओवरऑल वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसका सर्टिफिकेट छीना जा सकता है, ठीक है। अगर वो सर्टिफिकेट किसी इनएलिजिबल पर्सन को दिया गया तो वो छीना जा सकता है। अगर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को पाने के लिए वो गलत हैं तो उसका सर्टिफिकेशन छीना जा सकता है, ठीक है ना। अगर उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड वैरायटी में कुछ गड़बड़ है हेल्थ के रिस्पेक्ट में तो सर्टिफिकेट छीना जा सकता है, ओके। उसके पास रिक्वायर्ड सीड्स नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी कहीं से कॉपीड है तो सर्टिफिकेट छीना जा सकता है। पेप्सिको बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी तो हमारी है, हमने यूएस में इजाद की थी और यूएस वाली बॉडी ने इंडिया के पेप्सिको को परमिशन दिए, तो आप हमारा सर्टिफिकेशन किस बेसिस पे छीन रहे हो। तो बेसिकली PPV FRA एक्ट के अंदर साफ साफ ये बोला गया है कि आपको ओवरऑल जो भी सर्टिफिकेट ले रहे हो ना, उसकी नोवेल्टी के बारे में बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या वो प्रोडक्ट नया है या पुराना है। अब सेक्शन 34A के अंदर अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। FL 2027 का सर्टिफिकेशन कैंसिल इस बेसिस पे किया PPV एंड FRV अथॉरिटी ने ये बोल के कि भैया पेप्सिको ने गलत इंफॉर्मेशन दी। पेप्सिको ने बताया कि ये FL 2027 एक नया वेरिएंट है, जबकि एक एक्सटेंट वेरिएंट था। इस एक्सटेंट वेरिएंट का कॉमर्शियलाइजेशन इंडिया में 17 दिसंबर 2009 को शुरू हो गया था, जबकि एप्लीकेशन इसके सर्टिफिकेशन की डाली गई 2012 में। तो जब 2009 में तुमने कॉमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया तो तुम 2012 में आके अथॉरिटी के पास कैसे बोल सकते हो कि ये वैरायटी नई है? मतलब तुमने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट की है, इसलिए तुम्हारा सर्टिफिकेशन हम कैंसिल कर रहे हैं। एक्चुअली में पेप्सिको पे नाराजगी हो गई थी अथॉरिटीज की। पेप्सिको गलत प्रकार से एक पर्टिकुलर आलू के ऊपर अपने राइट्स को इस प्रकार से असर्ट कर रही थी कि गरीब फार्मर्स तक को नहीं छोड़ रही थी। तो इंडियन अथॉरिटीज भी प्ले में आ गई और FL 2027 का सर्टिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया पेप्सिको जैसी कंपनीज का। मतलब पेप्सिको जैसी कंपनीज अगर लीगल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करेंगी तो सरकार भी प्ले में आएगी। हमारे देश के गरीब फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर्स को तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो यार, उनको लीगल लूप हैंगल से फंसा के जेल में पहुंचा रहे हो। तो पेप्सिको के ऊपर भी अब गाज गिरी। उनके FL 2027 का जो मोनोपोली रजिस्ट्रेशन था वो तक कैंसिल कर दिया गया। तो अब FL 2027 को ना केवल पेप्सिको के फार्मर्स, बाकी फार्मर्स भी उगा सकते हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं हो पाएगा।
आगे 415 मिलियन इंडियंस केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 15 ईयर्स यूएनडीपी स्टडी। देखिए ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक है, एक दो लाइन में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो भैया यूनाइटेड नेशंस की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्टडी है वो ये बोलती है कि 2005-6 से लेकर 2019-21 में इन 15 सालों में इंडिया में 41 करोड़ 50 लाख लोग पॉवर्टी से बाहर आए और पॉवर्टी का इंसिडेंस 2005-6 में था 55.1%, 2019-21 में हो गया 16.4%। ये बोला जा रहा है लेटेस्ट अपडेट में ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, किसके साथ मिलकर, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसने यूएनडीपी के साथ मिलकर ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज की है। 25 कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 15 सालों में, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है। बाकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो भैया कंबोडिया, चाइना, होंडुरस, कांगो, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम, इन सब में कहीं ना कहीं पॉवर्टी कम हुई है। इंडिया के अंदर भी पॉवर्टी कम हुई है। हालांकि इस पर्टिकुलर डाटा में यह भी बोला जा रहा है कि कोविड के समय का डाटा क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल प्रोग्रेस तो देखिए यहाँ पे देखने को मिली है। 2005-6 में ओवरऑल 64 करोड़ 50 लाख लोग थे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे थे इंडिया के अंदर। ये नंबर 2015-16 तक 370 मिलियन पे आ गया और 2019-21 तक 230 मिलियन पे आ गया। बस इतना नोट इनकॉर्पोरेट कर लो और इसको चेप देना अपने आंसर्स में, ठीक है। ये पर्टिकुलर नोट, ये पर्टिकुलर नोट, ओके। 55.8% से 16.4%, 41.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले और 2005-6 में इतने थे, 2015-16 में इतने हो गए और 2019-21 में इतने हो गए। ये सारे नोट्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए, पॉइंट्स आगे बढ़िए। अब ये स्पेसिफिकली कुकिंग फ्यूल के कितने थे, सैनिटेशन के कितने थे, ड्रिंकिंग वाटर के कितने थे। अब अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो एक अलग बात है, तब आप इतने डिटेल में नोट्स लिख सकते हो। जनरल केसेस में मैं अवॉइड ही करता हूं इतने नोट्स लिखने, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बल्कि हो जाते हैं नोट्स, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे 2023 की स्टडी में ये बोल रखा है कि भैया 6.1 बिलियन जो लोग हैं, 610 करोड़ जो लोग हैं दुनिया में, उसमें से 1.1 बिलियन लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज में रहते हैं और ये 110 कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर फिगर भी आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कहीं पे चेपने के लिए। और भैया हिमाचल प्रदेश में ये जो मैन मेड डिजास्टर है, तगड़ा मैन मेड, क्या पानी बरस रहा है खतरनाक। अब पानी बरसा, उसके चलते जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रखा है उसके चलते लैंडस्लाइड्स बढ़ गई। 41 इंसिडेंसेस लैंडस्लाइड्स के, 29 फ्लैश फ्लड्स के, 1 क्लाउड बर्स्ट के देखने को मिले। भाई रिलेंटलेस रेन हो रही है हिमाचल प्रदेश में, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन आ रहा है, 80 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है। फ्यूरी ऑफ नेचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा मैन मेड डिजास्टर यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मैन मेड डिजास्टर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से, देखो पानी तो बरसेगा ही, लेकिन आपने रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स, डैम्स कुछ इस प्रकार से बना रखे हैं कि जब पानी बरसता है तो लोकल लेवल पे जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट हुआ है, उसके चलते बहुत सारा मलबा सड़क पे उतर जाता है। ये मलबा लोगों से टकराता है, प्रॉपर्टी से टकराता है, जान माल का नुकसान करता है। 80 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे। बहुत सारे इजरायलीज यहाँ पे टच में ही नहीं है, कहाँ खो गए पता ही नहीं चल रहा है। तो कुल मिला के ये अनसस्टेनेबल एंथ्रोपोलॉजिक डेवलपमेंट हमारे हिल इलाकों की इकोलॉजी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर न्यूज से पता चलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी न्यूज आपके काम की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो गई हैं वैल्यू एडिशन के लिए और डिटेल्ड कवरेज के लिए, और एथिक्स की नई वीडियोस के लिए आप मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कुछ यूजफुल वहां पे मिलेगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए।